आज हम लोग देखते हैं कि व्यावसायिक फसलों पर जोर, मतलब कि ब्रिटिश लोग व्यावसायिक फसलों पर किस प्रकार जोर दिया। उसमें पहला तुमको लिखे हैं कि कंपनी अफीम और नील की खेती पर ज़्यादा जोर लगा रही थी। भारत में जो कंपनियां स्थापित हुए थे वे लोग व्यावसायिक फसलों पर जोर लगाने के क्रम में अफीम और नील पर जोर लगा रहे थे। दूसरा पॉइंट हम लिखे हैं कि कच्चा रेशम, कपास, अफीम और चाय पर कंपनी को अधिक मुनाफा था, कमाई उसमें ज़्यादा था, उसको ज़्यादा पैसे मिल रहे थे। कौन कौन सा फसल? कच्चा रेशम, कपास, अफीम, चाय। तीसरा पॉइंट लिखे हैं कि अफीम की तस्करी चीन से की जाती थी, लेन देन चीन से ज़्यादा होता था। बंगाल में पटसन, असम में चाय, संयुक्त प्रांत जिसको अभी हम लोग उत्तर प्रदेश कहते हैं वहाँ गन्ना, पंजाब में गेहूँ, महाराष्ट्र और पंजाब में कपास, मद्रास में चावल के उत्पादन पर कंपनी का दबाव था। यानी कंपनियां इन्हीं सब फसलों को उगाने पर जोर दे रहा था इन सब क्षेत्रों में। किन किन क्षेत्रों में? बंगाल में, असम, संयुक्त प्रांत, पंजाब, महाराष्ट्र, मद्रास में। सो कहता है पांचवा पॉइंट में भारत में पहला चाय बागान 1835 ईस्वी में असम में लाया। जो है वो एक पेय पदार्थ है, ये बहुत डिमांड था अंग्रेजों को, इसीलिए ये चाय का बागान स्थापित किया असम में। अभी भी वहाँ असम में चाय की खेती होती है। तो भारत में पहला चाय बागान कब स्थापित हुआ? 1835 ईस्वी में। जानते हो कि नील की खेती जो होती है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ज़्यादा होती है, यानी उसका भौगोलिक दशा में अगर आएगा तो हम लिखेंगे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। भारतीय नील चूँकि उच्च गुणवत्तापूर्ण होता था, इसलिए ब्रिटिश कंपनियां जो है वो भारतीय नील को ज़्यादा पसंद करता था। यूरोपीय देशों में कपड़ों को रंगने के लिए वोड नामक पौधे का इस्तेमाल किया जाता था। हालांकि पूरा डिमांड पूरा नहीं हो पाता था यूरोपीय देशों में, इसलिए वोड नामक एक पौधा होता है यूरोपीय देशों में पाया जाता था, उससे कपड़े को रंगने का इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन पता होना चाहिए कि वोड के से मिलने वाला जो रंग होता था वो फीका होता था। बोर्ड से मिलने वाला रंग फीका होता था, इसीलिए भारतीय नील को ज़्यादा मांग कर रहा था वहाँ पर। ब्राज़ील से पुर्तगाल, जमैका से ब्रिटिश, वेनेजुएला से स्पेनिश और सेंट डोमिंगो से फ्रांसीसी लोग नील की खेती करते थे। नील की खेती इन देशों में होता था, लेकिन उच्च क्वालिटी का नहीं होता था। 18वीं सदी में जब ब्रिटेन में औद्योगिकीकरण हुआ, जब उद्योग धंधे स्थापित होने लगे, तो वेस्ट इंडीज और अमेरिका से ब्रिटेन पहुंचने वाले नील बंद हो गया। नील को भेजना यानी निर्यात करना बंद कर दिया। अब आते हैं हम लोग कि ब्रिटेन की बढ़ती दिलचस्पी। ब्रिटेन की दिलचस्पी किसमें ज़्यादा लग रही थी भारत में? साफ जाहिर है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की नील की खेती में दिलचस्पी बढ़ने लगी थी। क्यों? क्योंकि भारतीय नील जो था वो यूरोपीय देशों में पाए जाने वाले नील से कहीं ज़्यादा उच्च क्वालिटी का था, अच्छी गुणवत्ता वाले थे, अच्छी चमक उसमें रहती थी। इसीलिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने नील की खेती पर ज़्यादा दिलचस्पी लेने लगा था। दूसरा पॉइंट है कि बंगाल में उत्पादित नील जो है वो उत्तम कोटि का होता था। भारत में भी बंगाल जो है वहाँ नील की खेती होती थी उच्च कोटि का। नील की खेती के दो तरीके थे। कौन कौन तरीके? एक नीज और एक रैयती। नील की खेती केवल उपजाऊ भूमि पर ही की जाती थी, है ना। पांचवा, रैयती व्यवस्था के तहत रैयतों को बगान मालिकों के साथ अनुबंध करना पड़ता था। अब रैयत व्यवस्था में यह था कि बगान मालिक जो थे उसको बगान मालिक चूँकि ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग थे तो उसके साथ उसको अनुबंध करना पड़ता था।
रैयतों को अपनी ज़मीन का 1/4 हिस्सा नील की खेती करने के लिए उसको बाध्य कहा गया कि तुम्हें जितना ज़मीन है उसका 1/4 भाग पर नील की खेती ही करनी है। नील की जड़ें चूँकि बहुत गहरी होती थी, जिसके कारण उसकी उर्वरता यानी मिट्टी की उर्वरता को वो खींच लेती थी और खींचने की वजह से उपजाऊ समाप्त हो जाता था, जिसके कारण धान की खेती नहीं हो पाती थी वहाँ। तब आ गया नील खेती करने से लोग विद्रोह करने लगे किसानों ने। तो नील का जो विद्रोह हुआ वो किसान का पहला विद्रोह था। सो नील का विद्रोह कब हुआ? मार्च 1859 ईस्वी में। कहाँ से? बंगाल में नदिया जिला के गोविंदपुर गांव से। यहाँ से नील विद्रोह आरंभ हुआ था, जो किसानों ने शुरू किया था। इसलिए किसानों का ये पहला विद्रोह भी कहा जा सकता है अंग्रेज़ों के खिलाफ।